नमस्कार, 22 का महासमर में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका पांडे। आज आपको दिखाएंगे कैसे एक मशहूर शायर के बोल सियासी हो गए। नमस्कार, मैं कुंदन जमैर। जिस चुनावी मुद्दे पर बीजेपी सत्ता में आई थी, उसी मुद्दे को चौरी चौरा में अब समाजवादी कैसे उठा रहे हैं, ये भी आपको दिखाएंगे। साथ ही बात करेंगे जलवंशी मोर्चा की। आखिर उनकी एंट्री से क्या निषादों में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। लेकिन सबसे पहले बात अखिलेश की चुनावी शंखनाद की। दो 2012 वाले क्रांति रथ पर सवार होकर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव उन्नाव पहुंच गए हैं। सबसे पहले निषाद वोट बैंक पर नजर रखते हुए एसपी अध्यक्ष ने निषाद नेता और पूर्व मंत्री मनोहर लाल की प्रतिमा का अनावरण किया। जिस रथ पर अखिलेश सवार थे, उसी का इस्तेमाल कर समाजवादी पार्टी भारी बहुमत के साथ 2012 में सरकार में आई थी। और इसीलिए माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने 22 के महासमर की शुरुआत उन्नाव से कर दी है। अखिलेश का चुनावी शंखनाद। सन 2022 का समाजवादी पार्टी ने आगाज कर दिया है। अखिलेश यादव की रथ यात्रा शुरू हो गई है। रथ यात्रा से हुआ चुनावी आगाज। माना जा रहा है कि मिशन 2022 का समाजवादी पार्टी ने आगाज कर दिया है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में रथ यात्रा की शुरुआत कर चुकी है। समाजवादी पार्टी साथ लेकर के चलेगी। समाजवादी पार्टी ने हमेशा विकास को, खुशहाली को प्राथमिकता दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उन्नाव पहुंचे। अखिलेश की रथ यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। लगभग 150 जगहों पर रथ सवार अखिलेश यादव का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। चुनावी आगाज में समाजवादी पार्टी की सबसे पहले नजर 18% वोट बैंक का दावा करने वाली जाति निषाद पर रहा। यहां अखिलेश ने पूर्व मंत्री निषादों के प्रसिद्ध नेता मनोहर लाल की मूर्ति का अनावरण किया। मिशन 2022 का आगाज कर दिया है। अखिलेश यादव खुद निकले हुए हैं अपनी रथ यात्रा पर, उन्नाव जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मिशन 2022 का आगाज हो गया है। ये कार्यक्रम बहुत पुराने पिछड़ों के, दलितों को जोड़ने के लिए जिन्होंने काम किया, मनोहर लाल जी को याद करने का कार्यक्रम है। वो सांसद रहे, मंत्री रहे। सबसे बड़ा कार्यक्रम तो उनकी प्रतिमा का अनावरण था। यह वही क्रांति रथ है जिससे 2012 में अखिलेश यादव ने तमाम जिलों का दौरा कर भारी बहुमत हासिल किया था। तमाम मुद्दे हैं सर, क्या लगता है कि कौन सा इशू जो है, मुद्दा सबसे गंभीर होने जा रहा है, तो सबसे बड़ा होने जा रहा है, जिस पे आप बीजेपी को घेरने जा रहे हैं? देखिए, दिल्ली में सरकार उनकी है, यूपी में सरकार उनकी है, जनता ने इतना बहुमत दिया इनको, लेकिन उसके बाद भी जासूसी किस लिए? आखिरकार जासूसी किसके लिए? और वहीं सवाल ये है कि जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। किसान आंदोलन आज भी कर रहा है। आज भी जो तीनों कानून है उसके विरोध में बैठा है। किसान को कम से कम आय दोगुनी कैसे होगी, उस सवाल के लिए भारतीय जनता पार्टी पे क्या जवाब है? और जहां नौकरी और रोजगार का सपना दिखाया था, आज बड़े पैमाने पे नौजवान नौकरी और रोजगार का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए हर वर्ग इनसे नाराज है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी साजिश करे, षड्यंत्र करे, जनता को गुमराह करे, लेकिन जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। उन्नाव दौरे में इस क्रांति रथ के सड़क पर आने से साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी ने 22 के महासमर का चुनावी बिगुल फूंक दिया है। अखिलेश यादव ने आज मिशन 2022 का आगाज कर दिया है। वो रथ यात्रा से उन्नाव पहुंचे और उन्होंने कहा है कि जब तक समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल नहीं कर लेगी, तब तक उनके रथ का पहिया नहीं रुकेगा। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट, उन्नाव। अनिल यादव हमारे सहयोगी जुड़ गए इस खबर पर बातचीत करने के लिए। अनिल, 2012 में भी इसी तरीके से रथ चला था, बहुत बड़ी जीत मिली थी समाजवादी पार्टी को, लेकिन 2012 की परिस्थितियां और 2022 की जो परिस्थितियां होंगी, क्या वो सेम है? चुनौतियां कितनी बड़ी हैं अखिलेश यादव के लिए 2012 और 2022 को अगर हम कंपेयर करें तो?
बिल्कुल देखिए, बिल्कुल माहौल बदल चुका है। चुनाव का जो गणित सब बदल चुका है और परिस्थितियां बिल्कुल पूरी तरह से बदली हुई है। इस बार समाजवादी पार्टी को न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की छवि का सामना करना है, बल्कि अब बीजेपी के पास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रूप में भी एक मजबूत पोस्टर बॉय है। तो अब चुनौती उतनी आसान नहीं है जितनी 2012 में थी, और इस बात का एहसास अखिलेश यादव को भी है। इसलिए वो कह रहे हैं, तमाम मुद्दे उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो वादे किए थे संकल्प पत्र में उसको पूरा नहीं किया है, और उन्हीं संकल्प पत्र के वादों के जरिए वो बीजेपी को घेरेंगे और उससे जवाब मांगेंगे कि किसानों को जो आय दुगनी करने का वादा हुआ था उन तमाम वादों का क्या हुआ है। तो आज से उनके चुनावी अभियान का आगाज हो चुका है, और न्यूज़ स्टेट से बात करते हुए उन्होंने कहा भी है कि अब ये रथ के पहिए थमने वाले नहीं है। पूरे प्रदेश में ये रथ इसी तरह से अनावरत चलता रहेगा जब तक कि बहुमत हासिल नहीं कर लेते हैं। तो आरोप लगते रहते थे कि अखिलेश यादव बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन आज उन्होंने तमाम आरोपों का जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि अब वो रथ पर सवार होकर पूरे प्रदेश में घूमेंगे और लोगों के बीच जाएंगे और बताएंगे कि सरकार ने उनके साथ जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए हैं, और इसीलिए वो बार बार कह भी रहे कि जनता इस बार सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है बीजेपी को। चलिए, धन्यवाद अनिल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज रथ यात्रा की शुरुआत तो कर दी है, और इस शुरुआत के साथ ही समाजवादी पार्टी ने कुंदन चुनावी प्रचार का आगाज एक तरह से कर दिया है। बिल्कुल। और बात कर लेते हैं मशहूर शायर मुनव्वर राणा की। दरअसल राणा के विवादित बयान ने फिर एक बार चिंगारी का काम किया है। योगी आदित्यनाथ के फिर से सीएम बनने पर यूपी छोड़ने की बात मशहूर शायर ने की थी। उनके बयानों को लेकर यूपी सरकार के मंत्री के पलटवार भी आज हम आपको दिखाएंगे। मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा कि देश विरोधी साजिश करने वालों को देश छोड़ देना चाहिए। सवाल उठता है, मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बोल सियासी क्यों हो गए? जो यह बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ेगा, निश्चित रूप से समय आ गया है उन सारे लोगों के लिए। ये योगी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला हैं, जो कह रहे हैं कि देश विरोधी साजिश करने वालों के लिए वक्त आ गया है कि वो देश छोड़ दें। जो यह बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ेगा, निश्चित रूप से समय आ गया है उन सारे लोगों के लिए जो इस साजिश में थे कि भारत को फिर से बांट देंगे। लेकिन जब से 2014 में मोदी जी की सरकार देश में आई है और 17 में जब से माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। आनंद स्वरूप शुक्ला ने शायर मुनव्वर राणा पर गंभीर आरोप लगाया। आनंद स्वरूप ने कहा कि साजिश के तहत 1947 में जो मुसलमान यहाँ रुक गए थे, मुनव्वर राणा भी उन्हीं में से एक हैं। 1947 में जो मुसलमान साजिश के तहत भारत में रुके थे कि भारत को फिर बांटेंगे और टुकड़े करेंगे, उन्हीं में से मुनव्वर राणा भी एक है। मुनव्वर राणा को उनके परिवार के लोगों के हम लोगों ने हमेशा बयान देखे हैं। आनंद स्वरूप शुक्ला ने मुनव्वर राणा को देश छोड़ने के लिए क्यों कहा, इसके पीछे भी मुनव्वर राणा का वो विवादित बयान है जो उन्होंने सीएम योगी को लेकर दिया था। अगर योगी आदित्यनाथ दोबारा यूपी के सीएम बनेंगे तो वो प्रदेश छोड़ देंगे। ऐसा होने पर वो मान लेंगे कि उत्तर प्रदेश अब मुसलमानों के रहने लायक प्रदेश नहीं रहा। मशहूर शायर मुनव्वर राणा का भी जिक्र किया है। इस वक्त मेरे साथ खुद मुनव्वर राणा मौजूद। लेकिन हमारी वफादारी भी वो क्या चेक करेंगे? उनके जैसे 100 हिंदू हमारे बराबर हिंदुस्तानी नहीं होंगे। हम पर क्या इल्जाम लगाएंगे वो इनकाउंटर का या गद्दार का? वो अपने को तोड़ लेंगे। जब ये भाजपा नहीं रहेगी तो वो किस पार्टी में जाएंगे? मुनव्वर राणा जो पहले शायरी के लिए जाने जाते थे, अब अपने विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। सियासत में वार पलटवार जरूरी है, लेकिन न तो मुनव्वर की बात को जायज ठहराया जा सकता, न ही मंत्री जी आनंद स्वरूप के बयान को। बलिया से आदित्य कुमार के साथ टीम न्यूज स्टेट। और उत्तर प्रदेश की सियासत में निषाद वोट बैंक की अहमियत से इनकार करना किसी भी पार्टी के लिए मुनासिब नहीं है। अब तक निषादों को लेकर संजय निषाद और वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ही ताल ठोक रहे थे, लेकिन अब 22 के महासमर के लिए मैदान में उतरने की तैयारी में जलवंशी मोर्चा भी आ गया है। क्या जलवंशी मोर्चा के 2022 में उतरने से इस वोट बैंक के लिए मुकाबला त्रिकोणीय नहीं हो गया है? बड़ा सवाल है। अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में सियासी पारा चढ़ने लगा है। अभी तक निषादों के वोटों के लिए निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद और वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष और बिहार के मंत्री मुकेश सहनी ही दावेदार नजर आते थे।
लेकिन अब जलवंशी मोर्चा इस जंग में नया भागीदार बन गया है। निषाद समाज के लोगों की आबादी करीब 5% है। इनमें कांची, बिंद, मल्लाह और कश्यप जैसी जातियां शामिल हैं। निषाद समाज अति पिछड़ा वर्ग में आता है। पूर्वांचल में गंगा के किनारे वाले सीमावर्ती इलाकों में इनकी अच्छी पैठ है और 20 से ज्यादा जिलों में निषाद वोट निर्णायक है। इस बार निषादों का वोट एक मुश्त किसी एक पार्टी को जाएगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जलवंशी मोर्चा के उम्मेद कश्यप उत्तर प्रदेश चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। इस मोर्चे में राष्ट्रीय जलवंशी क्रांति दल, एकलव्य सेना और राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी जैसे छोटे दल शामिल हैं। दावा है कि इस मोर्चे के पास 18% वोटों की ताकत है। अभी तक उत्तर प्रदेश में निषादों के वोटों के लिए निषाद पार्टी, जबकि बिहार में वीआईपी पार्टी ही दावेदार नजर आते थे। लेकिन अब जलवंशी मोर्चा के 22 के महासमर में उतरने की वजह से वोटरों को लुभाने का मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। जलवंशी समाज के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र निषाद ने सभी राजनीतिक दलों पर सवाल खड़े किए। ज्ञानेंद्र निषाद ने कहा कि यूं तो उनकी समाज की आबादी 18% है, लेकिन उसके बाद भी उनको कहीं भागीदारी नहीं मिलती। आरक्षण को लेकर भी उन्होंने उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों पर सवाल खड़े किए। यही नहीं, ज्ञानेंद्र निषाद ने यह भी कहा कि अब वो इस लड़ाई को आर पार लड़ने की मूड में है। आने वाले विधानसभा चुनाव में 403 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। उनका साफ कहना है कि जलवंशी समाज के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। और 22 के महासमर में बात कुछ और खबरों की करेंगे कुंदन। अब बात गोरखपुर की करते हैं, जहां के चौरी चौरा विधानसभा में सरैया चीनी मिल को खुलवाने को लेकर पिछले 10 सालों से सियासत हो रही है। हर बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में इस इलाके में यह चीनी मिल एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनता है। पूर्वांचल की राजनीति पर देखिए दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी 2017 के चुनावी मैदान में उतरी थी, आज वही मुद्दा एसपी के लिए संजीवनी का काम कर रही है। मुद्दा बना है सालों से बंद पड़ा सरैया का ये चीनी मिल। समाजवादी पार्टी अब सवाल पूछ रही है, चुनावी वादा बीजेपी ने पूरा क्यों नहीं किया? आखिर गोरखपुर के चौरी चौरा विधानसभा की सरैया चीनी मिल अब भी बंद क्यों है? अमित शाह जी यहाँ आए थे इसी चौरी चौरा की धरती पर। उन्होंने कहा, जनता से हजारों लोगों की जनता थी, उन्होंने कहा जब हमारी सरकार बनेगी तो पहला काम होगा इस चीनी मिल से धुआं निकलेगा और जो किसानों और मजदूरों का बकाया है वह चुकता होगा। और आज सर जैसा आप देख रहे हैं 4.5 साल ख़त्म हो गया, 5 साल होने जा रहा है। क्या अमित शाह जी को यह ध्यान नहीं है? चौरी चौरा की विधायक समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन को चुनावी स्टंट बता रही हैं। कर्मचारी हैं वो जानते हैं, जो उनके मालिक है वो जानते हैं। मेरे लेवल पे हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें बहुत पर्सनली प्रयास कर रहे हैं, लेकिन होता क्या मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। अब कोर्ट के मामले में एक प्रशासनिक विधायक के तौर पर या अधिकारी के तौर पर या मुख्यमंत्री के तौर पर कोई कितना हाथ डालता है इस सीमा से तो आप अवगत ही हैं। साल 2012 में इस चीनी मिल के बंद हो जाने से जहां लोग बेरोजगार हो गए थे, वहीं गन्ना किसान कर्ज में डूब गए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के बाद एसडीएम को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। तो 22 के महासमर में फिलहाल इतना ही। सियासत की हर खबर समेटे कल फिर होगी 6 बजे मुलाकात।